यूपीएससी के अंदर आंसर राइटिंग इज वन एरिया विच हैज बीन अ प्रॉब्लम एरिया आई कैन से फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। कितने ही सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अ, अपनी नॉलेज में, अपने विजडम में दे आर वेरी मच अहेड ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, बट इवन देन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। 5 अटैम्प्ट 6 अटैम्प्ट देने के बाद भी दे एंड अप रियलाइजिंग कि हमें कुछ और ही करना पड़ेगा शायद। What is it that they miss out on answer writing? That is the objective of these sessions. और ये सेशंस इसीलिए यूनिक हैं क्योंकि मैं अपनी नॉलेज आपको नहीं दूंगा, मैं अपना ज्ञान आपको नहीं दूंगा। आई विल ट्राई एंड जस्ट impart to you whatever I am learning from the toppers answer sheet. There can be no other way, no other better way of understanding and learning how to crack the code of what is required by UPSC than to look at the toppers answer sheet. एक बार आप समझ गए कि टॉपर किस तरह से लिखता है, टॉपर्स ऐसा क्या कर रहे हैं विच गेट्स देम रिजल्ट्स, विच गेट्स देम मोर मार्क्स, you can easily replicate that, do that, and crack the code of UPSC answer writing yourself as well. Today, I'm going to pick up the answer writing answers copy of All India Rank 7 of Civil Services Exam 2022, वसीम अहमद भट्ट। कुछ बहुत अच्छी अच्छी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या फिर यूएसपी जिनको हम बोलते हैं मुझे मिले इन आंसर शीट्स में, एंड आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर, जिससे कि आपको पता लग सके कि ऐसा क्या टॉपर्स कर रहे हैं जो शायद हम नहीं कर रहे हैं, बट वी शुड बी डूइंग दैम। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट्स नो अ लिटिल बिट अबाउट वसीम अहमद भट्ट। नाउ ही सिक्योर्ड आईएएस रैंक ऑल इंडिया रैंक 7। He scored 871 marks in his mains and 182 marks in his interview. स्कोर में कहीं पर भी कोई गलती नहीं की है। He scored above average marks in all the areas, all the subjects, and that is what landed him such a good rank. इन्होंने यहाँ पे बोला था in one's 20s, such a wise thing to say after getting selected. Aspiring civil servants should invest time in understanding their aspirations and charting a clear path to achieve them. So, he talked about the fact that a lot of us, a lot of aspirants out there, are preparing for civil services just because somebody has told them, just because they feel that there is a social status attached to it, just because their parents said कि यार ये अब करना चाहिए। सच काइंड ऑफ रीजंस विच आर नॉट इंटरनल इन नेचर, जो आपके अंदर से नहीं आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंट। नाउ ही सेड दैट यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट योर एस्पिरेशंस, फिगर आउट डिपेंडेंट अपॉन दोज एस्पिरेशंस व्हाट is the most clear path that you can adopt, and then go towards civil services if that fulfills your aspirations. वो क्लियर नहीं होंगे जब तक, तब तक आपका सिलेक्शन तो दूर की बात है, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में जो चाहिए वो नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? दिस इज समथिंग दैट यू कैन लर्न एज एन एस्पिरेंट फ्रॉम हिम। दिस काइंड ऑफ मेच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू आर गेटिंग इन टू द रेस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अब आ जाते हैं यूएसपीज के ऊपर। व्हाट वर द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स दैट आई फाउंड इन मिस्टर वसीम्स आंसर शीट्स, जो मुझे लगता है आपको भी कॉपी करनी चाहिए या फिर अडॉप्ट करनी चाहिए। कॉपी लुक्स लाइक अ चीप वर्ड, आई वुड से अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं यूपीएससी इज अप्रिशिएटिंग दीज काइंड ऑफ यूनिक पॉइंट्स। Number one, space utilization. Now, he made it a point to use a lot of flowcharts, a lot of diagrams, wherever he could, to explain things in a lesser space with more impact. और हम अभी कुछ आंसर्स में देखेंगे, बहुत क्लियरली विजिबल है हाउ ही यूज्ड डायग्राम्स एंड फ्लोचार्ट्स टू मेक हिज आंसर्स मच बेटर। और एक आंसर में तो मुझे बहुत ही अच्छा रीजनिंग मिला कि कोई भी फ्लोचार्ट क्यों यूज किया गया है, वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा। Columnar output. Normally we use columnar output where we divide it into columns in different questions. But apart from that, Mr. Wasim also used columnar output, columnar layout, where he divided the screen into or the page into two parts in various other kinds of questions as well and their answers. वो सीखने की कोशिश करेंगे, that was unique here. In his answers, in order to create or generate credibility,
क्रेडिबिलिटी जनरेट करने के लिए इन्होंने कमिटीज़ का यूज़ किया है, इन्होंने कंक्लूजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का यूज़ किया है, आर्टिकल्स का यूज़ किया है. सो दिस इज समथिंग स्पेशल एंड यूनिक दैट आई फाउंड, जो कि मुझे बहुत ऑर्गेनाइज्ड लगा, बिकॉज आई थिंक ही डिड इट कॉन्शियसली एंड नॉट सबकॉन्शियसली. नॉर्मली हम लोग वेट करते हैं कि सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली कोई ना कोई कमिटी याद आ जाएगी तो एग्जाम में लिख देंगे आंसर में, बट वी डोंट प्रिपेयर कमिटीज इन एडवांस विद द आइडिया कि इसको आंसर में यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है. ही डिड दैट. इट इज वेरी ऑब्वियस दैट ही प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ही डिड इट कॉन्शियसली. दिस इज समथिंग दैट यू कैन रेप्लिकेट, क्योंकि इससे नंबर बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन की बात मैं बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वगैरह मुझे मिला, बट आई फाउंड इट एवरेज. एंड जो भी एवरेज स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसी तरह से लिखते हैं. हेडिंग्स अंडरलाइन करना, ये आपने सारे टॉपर्स के वीडियोस में देखा होगा जो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं. दिस इज समथिंग दैट वी फाउंड इन ऑल दी टॉपर्स आंसर शीट्स. ऑल ऑफ देम मेक इट अ पॉइंट टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अंडरलाइन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उससे क्या होता है, एग्जामिनर फाइंड्स इट इजियर टू गो थ्रू योर आंसर शीट. और जब उसके लिए आसान होता है, ऑटोमेटिकली ही एंड्स अप गिविंग यू मोर मार्क्स, बिकॉज हिज एफर्ट ऑफ decoding your answer sheet is reduced. So automatically he is more satisfied with your answer. ठीक है ना. अब एक एक करके लेट्स गो थ्रू दीज यूएसपीज वन बाय वन, एक बार समझ लेते हैं, एंड देन वील टेक सम सैम्पल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिससे और डिटेल में समझ आएगा कि मिस्टर वसीम ने किस तरह से यूपीएससी के कोड को क्रैक किया है आंसर राइटिंग के. द फर्स्ट यूएसपी वाज एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग स्पेस. ये फर्स्ट यूएसपी था जिसमें उन्होंने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ये सब यूज किए हैं. मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ. नाउ दिस क्वेश्चन वाज अबाउट लिमिटेशंस ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी, जो कि वर्ड में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी. इवन नाउ इट इज़ यूज्ड, इवन इफ इट इज़ नॉट यूज्ड डायरेक्टली, इट इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स इनडायरेक्टली. ट्रिकल डाउन थ्योरी के अंदर अजम्पशन होता है कि जस्ट as the rich people start earning more money, that money ultimately trickles down to the middle class and then finally to the poor people. इस तरह से सरकार अगर खाली अमीर लोगों के लिए भी काम कर रही है तो अल्टीमेटली द पुअर पीपल गेट हेल्प. बट इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. इट वाज रियलाइज्ड दैट इट डजंट वर्क ऑल द टाइम. इनइक्वालिटी एज अ कॉन्सेप्ट केम अप, जिसमें बताया गया that there might be instances where the rich hold all this money with themselves and it doesn't get trickled down. वो यहीं पर सारा अटक जाता है. The poor start getting poorer, the rich start getting richer. तो वो inequality का concept यहाँ पे आया, which said that trickle down theory does not work all the time. Now this question was about limitations of trickle down theory and Amartya Sen's argument, और ये question हम देखेंगे अभी तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. बट यहाँ पर ये जो इन्होंने डायग्राम यूज किया, दिस इज यूनिक, बिकॉज इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल ऑफ दिस अबाउट ट्रिकल डाउन थ्योरी, कैसे होती है, क्या करती है, हाउ डज व्हाट हैपेंस व्हेन द मनी डज नॉट फ्लो टू द पुअर, इनइक्वालिटी बढ़ती है, वो सब चीज़ें ना एक ही छोटे से फ्लो चार्ट में डाल दिया उन्होंने. सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग. अगर आपको भी लग रहा है एज एन एस्पिरेंट, इफ यू ऑल्सो फील दैट इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग, पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. पता तो लगे कि स्टूडेंट्स को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. ऐसे एक और देख लेते हैं. द कॉन्वर्जेंट अप्रोच एंड रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिए गए हैं. एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द रीजंस वन बाय वन, उन्होंने इस तरह से यहाँ पे एक ट्री बना दिया, हॉरिजॉन्टल ट्री. सोशल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, इंडिविजुअल रीजंस. सोशल रीजंस में कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक रीजंस में सीजनल और कुछ दिया हुआ है, इंडिविजुअल में कुछ और दिया हुआ है. सो इन दिस वे he's made it very clear to the examiner कि भाई ये मैं लिखने वाला हूँ अभी रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर. ठीक है. और अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो आपको पता लग गया कि भाई मुझे आता है. ऐसे ही यहाँ पे व्हाट इज द नीड ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया, तो यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी दिखा दिया. इंडस्ट्री जनरेट्स न्यू प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, दे क्रिएट वेस्ट विच इज यूज्ड बाय द इंडस्ट्री. दिस इज हाउ अ सर्कुलर इकोनॉमी विच इज अ ग्रीन इकोनॉमी कैन बी क्रिएटेड. तो क्वेश्चन जब देखेंगे तब क्लियर होगा, बट यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि किस तरह से एक छोटा सा फ्लो चार्ट यूज करके यू कैन एक्सप्रेस द सेम थिंग. अब ये आपको दिखेगा कि सारे ही टॉपर्स ऐसे फ्लो चार्ट यूज करते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. अगर आपको यूपीएससी एग्जाम निकालना है तो ये करना है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि सोचे कि कर लूंगा या कर लूंगी. यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट
नाउ। ओके, सेकेंड जो यूएसपी था उसकी तरफ चलते, लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट। दिस इज न्यू एंड यूनिक एज पर मी बिकॉज till now we have seen this columnar layout only in different kind of questions where the difference between two or more things is asked, but यहाँ पे यूनिक इसलिए है बिकॉज that there was no difference involved. Lessons of MG Narega पूछा गया था, so he had to talk about the positive things of MG Narega or contributions and the challenges of MG Narega. Instead of writing them one by one in a normal horizontal format, he just created a columnar format for the same. कि भाई ये positives हैं and these are the challenges. I think this can also be done by you. इससे क्या होता है, स्पेस बचता है. So these are all space saving techniques. These are all techniques where जो प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है. एंड एज सुन एज दी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव्स, ऑटोमेटिकली जो आपके मार्क्स कैचिंग कैपेसिटी है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस. एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकता है. हर एक क्वेश्चन में आधा आधा नंबर भी एक्स्ट्रा मिल गया तो 15 क्वेश्चन में आपके 7.5 नंबर बढ़ गए. 4 सब्जेक्ट मिला लोगे, कितने हो गए, 15 30 क्वेश्चन, 30 नंबर हो गए. 30 मार्क्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस. आप आईपीएस से नीचे जाके लास्ट रैंक पे जा सकते हो और आईपीएस से ऊपर जाके आईएएस में आ सकते हो. दैट्स द अमाउंट ऑफ डिफरेंस द 30 मार्क्स कैन ब्रिंग. अब आ जाते हैं थर्ड यूएसपी पे, इनकॉर्पोरेटेड रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटीज एंड इकोनॉमिस्ट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इन्होंने प्रिपेयर किया था एडवांस में. दिस इज वेरी ऑब्वियसली सीन हियर, बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल ही सेड हियर, विजय केलकर कमिटी रिकमेंडेड और सजेस्टेड द फॉलोइंग. Implement recommendations of Vijay Kelkar regarding PPP, Baba Kalyani committee regarding SEZs. तो इस तरह से now this brings credibility and this is not only important for phase 2 or mains, this is also important for interview या फिर जो फाइनल फेज होता है आपके एग्जाम का. जब आप इंटरव्यू में क्रेडिबिलिटी जनरेट करने की कोशिश करोगे, इफ यू आर एबल टू कोट करेक्टली whatever is said by renowned economists, renowned committees, जो लैंडमार्क कमिटीज हैं उन्होंने जो बोला है, और इफ द कोर्ट हैज सेड समथिंग, इफ देयर इज सम आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप व्हेन यू यूज दीज हैवी वेट थिंग्स, ऑटोमेटिकली द क्रेडिबिलिटी इन योर आंसर गोज अप. ओके, अब आ जाते हैं लास्ट पे. जैसे इसी में एक और एग्जाम्पल पे, गिवन बाय अमर्त्य सेन, इट हैज द फॉलोइंग सिग्निफिकेंस. तो यहाँ पे अमर्त्य सेन ने दिए, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने दी थी कैपेबिलिटी अप्रोच. तो इन्होंने यहाँ पे वो फैक्ट्स के थ्रू प्रूव किया है, उनका नाम लिख के प्रूव किया है. तो इस तरह से दिस इज हाउ ही इज जनरेटेड क्रेडिबिलिटी इन हिज आंसर्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ये वाली जो यूएसपी है, दिस हैज बीन विजिबल इन ऑल द अदर टॉपर्स आंसर शीट्स एज वेल, यूजिंग हेडिंग्स, यूजिंग अंडरलाइनिंग इन हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड यूजिंग डेटा इन इकोनॉमिक्स आंसर्स. जैसे करेंटली ओनली 1/3 ऑफ चाइना will reduce poverty from current 22% to below 5%. Fulfilling SDG 1, that is no extreme poverty. ये जो है, ये जो लाइन है ना, fulfilling SDG 1 no extreme poverty, ये बहुत कम लोग लिखेंगे. Out of 100 people only one is writing this and he or she is getting selected. ये करना है आपको. This is what you have to do. This is how you enrich your answer. आपका आंसर एनरिचमेंट कुछ बहुत हाई-फाई चीज लिख के नहीं होगा. बेसिक थिंग्स दैट यू ऑलरेडी रेड, यूज देम वाइजली. Application of those simple things wisely will give you the result जो आपको चाहिए, वो रिजल्ट देगा. ठीक है ना. आगे आ जाते हैं. यूएसपी 6, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड एसडीजीज, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एंड आई सॉ दिस इन वेरियस आंसर्स ऑफ मिस्टर वसीम. यहाँ पे देखो एसडीजी 13, 14, 15, एसडीजी 5. नाउ दिस कैन नॉट कम ऑटोमेटिकली और सबकॉन्शियसली. कि डेलिबरेटली उन्होंने क्रिएट किया था कि भाई सर्कुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर्टी का कोई भी क्वेश्चन दिखा, एसडीजी 1 लिखना ही लिखना है. एंड देन प्रैक्टिसिंग इट इन वेरियस टेस्ट्स. दिस इज हाउ यू जनरेट मोर मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन. जेंडर बजटिंग, कहीं भी जेंडर की बात होनी है भाई, आर्टिकल 38, 39 लिखूंगा ही लिखूंगा. कैसा भी जेंडर का क्वेश्चन हो, आर्टिकल 38, 39 चिपका के आना है. दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस इट, यू मेमोराइज इट एंड देन यू फाइनली अप्लाई इट इन द फाइनल एग्जामिनेशन. समझ आ रहा है अभी तक? आई होप दिस इज क्लियर. कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं. आई विल बी टेकिंग अप 2 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. उन आंसर्स से आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली मिस्टर वसीम ने किस तरह से अपने आंसर्स को एनरिच किया है, हाउ डी मेड अ डिफरेंस इन हिज आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन द लिमिटेशंस ऑफ ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स. अब यहाँ पे देखो कीवर्ड्स, वेरी सिंपल अप्रोच दैट ही फॉलोड. ही जस्ट हाईलाइटेड द कीवर्ड्स. लिमिटेशंस,
बिकॉज उनको पता था कि भाई क्या लिखना है, नंबर कहाँ से मिलेंगे, नंबर मिलेंगे यहाँ से, जब आप ऐसे हाईलाइट करोगे। गिवन द लिमिटेशंस इज द फर्स्ट कीवर्ड है, ठीक है। ऑफ ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स तो सेंटर पॉइंट हो गया। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ केपेबिलिटी अप्रोच, ये कीवर्ड हो गया जिसके अराउंड आपको आंसर लिखना है, रेलेवेंट ऑफ केपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री। तो आपको दो चीज लिखनी है, आप यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन ऑन ट्रिकल डाउन, इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हो व्हाट इज ट्रिकल डाउन। देन यू कम टू लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स एंड how capability approach is relevant for a developing economy like India for its development. इंडिया की डेवलपमेंट के लिए कैपेबिलिटी अप्रोच की इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस क्या है, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया व्हाट इज ट्रिकल डाउन अप्रोच। यहाँ पे इन्होंने ट्रिकल डाउन अप्रोच को एक्सप्लेन किया है, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ डेफिनेशन ही adopted a different method. That is why I said introduction मुझे उतना इंस्पायरिंग नहीं लगा. It would have been better if it just written the definition of trickle down economics or trickle down theory. Would have been better. ठीक है ना। अब आ जाते हैं लिमिटेशंस पे। जैसे इन्होंने हाईलाइट कर लिया कि लिमिटेशंस क्या है, तो ये बस लिमिटेशंस लिखना शुरू कर दिया। मिक्स्ड एक्सपीरियंस डज नॉट लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इनइक्वालिटी इन वेल्थ, और उसके बाद आगे रेलेवेंस ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच फॉर इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, डाउन टू टॉप इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, विल बी एबल टू यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड, विल रिजल्ट इन मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है यहाँ पे, वेरी सिंपल आंसर। देखो कितना क्लीन आंसर लग रहा है। क्लीन इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर स्पेस यूटिलाइज कर लिया इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं छोटे छोटे, जो मैंने आपको और आंसर शीट्स में भी दिखाए हैं। दिस इज व्हाट इज यूनिक इन टॉपर्स आंसर शीट्स, देर एबल टू राइट स्मॉल एग्जाम्पल्स in a very small space, beautiful examples, relevant examples in a very small space. Okay, ये हो गया एनालिसिस आंसर नंबर 1 का। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज़्यादा टाइम पास नहीं किया, इधर उधर की बातें नहीं की हैं। ही जस्ट आइडेंटिफाइज द कीवर्ड्स एंड एक्सप्लेन्स यूजिंग देम। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया मार्क्ड द 4th एनिवर्सरी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. Given its envisaged objectives, evaluate whether it has been a successful reform or not. 4th एनिवर्सरी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इंडिया ने इस बार मार्क किया। अब हमें बताना है कि इवेल्युएट करना है सक्सेसफुल था या नहीं था। कीवर्ड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। जीएसटी इज द सेंट्रल पॉइंट। इंट्रोडक्शन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जीएसटी होता क्या है ना। थोड़ा पतला कर लेते हैं, टू हैवी। सो इन इंट्रोडक्शन वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज जीएसटी। इंडिया मार्क 4th एनिवर्सरी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इसको हटा देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। गिवन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी इन वन पार्ट ऑफ द आंसर। गिवन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएट वेदर इट हैज बीन सक्सेसफुल रिफॉर्म और नॉट। सक्सेस हाउ, फेलियर हाउ। वी कैन नॉट से दैट इट हैज बीन अ कंप्लीट फेलियर, तो फेलियर की जगह हम वर्ड यूज करेंगे चैलेंजेस। Whenever you want to criticize something, you use the word challenges. ठीक है। अब देखना यहाँ पे यही दिखेगा। GST was launched in 2017 as a reform in the indirect tax regime. GST को डिफाइन भी कर देते और बेटर हो जाता, but this is also perfect. एक लाइन में सिंपल एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी जो यहाँ पे लिखा था, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब ऑब्जेक्टिव्स देखो पूछा नहीं है, इसमें लिखा है गिवन इट्स ऑब्जेक्टिव्स इवैल्यूएट वेदर इट हैज बीन सक्सेस और नॉट। तो ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे एक्सप्लेन ना करके एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के बस डिफाइन कर दिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट, रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट, क्रिएट वन नेशन वन मार्केट, कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। दैट्स इट। बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को he's just defined it very beautifully using this flow chart, and then he comes to the achievements, how it has been a success. नेशनल मार्केट बन गया है एक, विच रिजल्ट्स इन मोर प्रोडक्टिविटी, लीड्स टू वन टैक्स, लेसर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज नाउ, इंक्रीज इन टैक्स बायंसी, टैक्स बायंसी हमारी इंक्रीज हो गई है, मतलब टैक्स हमारा कलेक्शन बढ़ गया है। इट हैज बीन मोर देन 1 लाख करोड़ इन द पास्ट सेवरल मंथ्स पर मंथ। जीएसटी काउंसिल ने 279A आर्टिकल बनाया जिसकी वजह से कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म क्रिएट हुआ है। व्हाट आर द चैलेंजेस, अब चैलेंजेस बताए। एक सिंगल टैक्स नहीं है, मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैव बीन क्रिएटेड, 5%, 18%, 28%,
इस तरह से टैक्स स्लैब्स बनाए हैं, तो इट इट सर्टेनली हैज एन इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, कॉम्पनसेशन जो है उसमें there have been rifts between the center and the state, lack of coordination, so because of which there have been some kind of friction between the center and state. Many articles are still outside GST, for example petroleum, electricity. Compliance cost high hai because of quarterly returns. Now this high compliance cost is for the customer, or I can say the tax filer, जिसके ऊपर भी टैक्स लाइबिलिटी है, फॉर हिम द कंप्लायंस कॉस्ट हैज बीन हाई। क्वार्टरली रिटर्न्स भी नहीं है, अब तो मंथली हो गया है। ओके, तो इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी, बिकॉज हम लोग सीए को भेजते हैं, सीए फिर आगे भेजता है, फुलफिल करता है उस पूरी रिक्वायरमेंट को, उसका भी 1-2 दिन लगता है, सो ही ऑल्सो चार्जेस मनी। उसका इनकम तो बढ़ गई है, बट मेरी एज अ कंपनी, फॉर मी, फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, द कॉस्ट हैज ऑल्सो इंक्रीज। ओके, so these issues need to be resolved for cooperative federalism. A single slab can be formed to reduce compliance cost. ठीक है, इस तरह से इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से, पूरा आंसर एक साथ देखोगे तो आपको लगेगा कितना क्लीन है। यहाँ पे बस इन्होंने जीएसटी एक्सप्लेन किया ब्रीफली, उसके बाद लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस, उसके बाद इन्होंने बस ऑब्जेक्टिव्स बताए यूजिंग दिस वंडरफुल फ्लो चार्ट। ही इज मेड इट अ पॉइंट टू यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स इन ऑल ऑफ हिज आंसर्स। वो मैंने देखा कि सारे आंसर्स में दिख रहा है, दैट मीन्स ही इज प्रैक्टिस दैट वेरी वेल। उन्होंने प्रैक्टिस किया है वो, तभी वो बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा था। ठीक है ना, उसके बाद अचीवमेंट्स बता दिए ब्रीफली अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, एंड देन चैलेंजेस बता दिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड फेलियर, यूज द वर्ड चैलेंजेस। ठीक है, so this was all about this session, जहाँ पे I wanted to discuss with you the answer sheets of toppers of the latest UPSC examination। जो कि लेटेस्ट हुआ था वो था 2022 का, उसके टॉपर्स की लिस्ट आ गई थी, उनके आंसर्स भी आ गए थे। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उनके आंसर से कुछ नया सीखें, सो दैट यू कैन अप्लाई द सेम इन योर ओन एग्जाम एज वेल, और आप अपनी यूपीएससी जर्नी को जितना छोटा कर सको उतना छोटा कर पाओ, बिकॉज अल्टीमेटली your objective is to clear the exam and move out of this cycle of UPSC aspirant and become a civil servant। ठीक है ना, I hope this video was useful. If it was, share it with your colleagues, share it with your friends who are also preparing, जिससे कि उनको भी लगे कुछ नया मिल रहा है, and you guys can discuss over this video and try and understand कि जो भी मैं बता रहा हूँ, how can it help you as an aspirant to prepare better for the exam। All the best, take care, bye bye, जय हिंद।